नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात बुलडोजर पर विपक्ष के बौखलाहट की। दिल्ली के जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर की आंच बिहार तक पहुंच गई है। घमासान इस कदर मचा है कि बात नीचता तक पहुंच चुकी है। पूरी रिपोर्ट देखिए और फिर खबर तो समझिए। ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी। तारीख थी 16 अप्रैल, दिन शनिवार, जगह दिल्ली की जहांगीरपुरी। इस इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर निकली शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था। हिंसक झड़प हुई थी जिसमें 8 पुलिसकर्मी सहित 9 लोग जख्मी हो गए थे। जगह वही, कार्रवाई नहीं। जहांगीरपुरी के इस इलाके में 20 अप्रैल यानी बुधवार को एमसीडी का बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिला। एमसीडी की टीम सुबह 10 बजे ही बुलडोजर के साथ जहांगीरपुरी पहुंच गई और अवैध निर्माण को गिराया जाने लगा। दिल्ली में बुधवार को बुलडोजर चला और गुरुवार को बिहार में सियासी पारा चढ़ गया। बुलडोजर वाली कार्रवाई से लहराए तेजस्वी यादव ने कार्रवाई को बोचहा उपचुनाव से जोड़ दिया। जहां बाई इलेक्शन में करारी हार बीजेपी के अनेक राज्यों में होती है, उसके बाद जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। तेजस्वी तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन बुलडोजर वाली कार्रवाई से तेज प्रताप यादव को इतनी मिर्ची लग गई कि उन्होंने पीएम के खिलाफ ट्विटर पर अपशब्द लिख दिया। आप खुद देख लीजिए। इधर तेज प्रताप यादव ने विवादित ट्वीट किया। उधर तेज प्रताप के विवादित ट्वीट पर बिहार की सियासत में बयानों के बाण चलने लगे। कुछ लोग समाज में दया के पात्र होते हैं जो ज्ञान के अभाव में कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी भले किसी दल से जुड़े हों, पर वो सबके प्रधानमंत्री है, सबके लिए आदरणीय है, सबके लिए माननीय है। हमारे नेता माननीय विधायक श्री तेज प्रताप जी ने बिल्कुल सही बात कही है। अभी तो माननीय न्यायालय ने भी इस पर रोक लगाई थी। हाल के दिनों में जिस ढंग से दिल्ली, यूपी, एमपी और बिहार में बुलडोजर चले हैं, उससे विपक्ष का बौखलाना लाजमी है। पर सवाल है कि बौखलाहट में शब्दों की मर्यादा लांघ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब खबर तो समझिए। लोकतंत्र की जब भी बात होती है, लोकतंत्र में विरोध करने का सबको अधिकार है, लेकिन पीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी लोकतांत्रिक इसे नहीं कहा जा सकता। जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले पर सुनवाई अब 2 हफ्ते के बाद की जाएगी। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अवैध निर्माण बुलडोजर से ही गिराए जाते हैं और पूरे देश में ऐसी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। इसका साफ और सीधा मतलब है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश फिलहाल सिर्फ और सिर्फ जहांगीरपुरी में चल रही कार्रवाई को लेकर है। इस फैसले का बिहार समेत पूरे देश में हो रहे ऐसी कार्रवाइयों पर असर नहीं पड़ेगा। किसी भी सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण गैरकानूनी है। जून महीने तक अगर बिहार की बात करें तो बिहार को अतिक्रमण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी समाहर्ता को पत्र लिखे गए हैं। भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन लगातार बुलडोजर चला रहा है और अतिक्रमण हटाने के खर्च के लिए हर जिले को 10 लाख रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। कल भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने भी साफ तौर पर कहा था कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा ही। रामसूरत राय ने सीमावर्ती जिलों में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की बात कही थी। सीमांचल में घुसपैठ की खबरें लगातार आती रहती हैं। घुसपैठ से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है। लॉ एंड ऑर्डर पर भी घुसपैठ का सीधा असर पड़ता है। घुसपैठियों की संख्या बढ़ने से बिहार पर लगातार बोझ भी बढ़ रहा है। जनसंख्या वृद्धि से योजनाओं पर इसका सीधा असर पड़ता है। सीमांचल की बात करें तो सीमांचल में घुसपैठ से डेमोग्राफी बेहद तेजी से बदल रही है। सीमांचल में बहुसंख्यकों पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं और यही वजह है कि लगातार इस तरह की घटनाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी वाले मामले पर भले 2 हफ्ते के लिए रोक लगाई हो, यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हों, लेकिन सीधे तौर पर यह जरूर कह दिया कि अगर अवैध निर्माण है, कार्रवाई है, तो बुलडोजर का इस्तेमाल जायज है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले के बाद एक बार घुसपैठियों का मसला केंद्र में
क्योंकि हिंसा के तार बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़ते दिख रहे हैं। लिहाजा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साफ तौर पर कहा कि देश में सनातन सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है और ऐसे माहौल में एनआरसी कानून को लाना बेहद जरूरी है। सुनिए गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है। जो माहौल क्रिएट किया है दिल्ली के जहांगीरपुर के इशू को लेकर के, क्या ये सच नहीं है कि ये वही लोग हैं जो कभी सीएए के नाम पर देश में एक विरोध का झंडा उठाने का काम किया, उसके पहले राम जन्मभूमि के नाम पर। सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि आज देश के अंदर एनआरसी कानून लानी चाहिए और एनआरसी कानून ला करके पूरे दुनिया में हर देश का अपना एक पहचान पत्र है, भारत में भी होनी चाहिए। और अब खबर तो समझिए कि जिस एनआरसी कानून की बात गिरिराज सिंह कह रहे हैं, दरअसल वो आखिर कानून है क्या। एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। जी हां, एनआरसी एक रजिस्टर है जिसमें भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाता है। एनआरसी बिल का मकसद अवैध रूप से भारत में बसे घुसपैठियों को बाहर निकालना है। देश में घुसपैठियों की पहचान मुख्य इसका मकसद रहा है। अगर कोई व्यक्ति एनआरसी में शामिल नहीं होता है तो उसे डिटेंशन सेंटर में ले जाया जाएगा, जैसा कि असम में किया गया है। इसके बाद सरकार उन देशों से संपर्क स्थापित करेगी जहां के वो लोग नागरिक हैं। अगर सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों को दूसरे देशों की सरकार मान लेती है तो ऐसे अवैध प्रवासियों को वापस उनके अपने देश भेज दिया जाएगा। तो यह है मकसद इस एनआरसी का। और एक बार फिर से एनआरसी की मांग शुरू हो चुकी है। इसे लगाना जरूरी है, इसे सभी राज्यों में जोड़ना जरूरी है। और अब बात जमीन के जंग की। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बिहार में सबसे ज्यादा विवाद और उसके बाद उससे उपजने वाले फसाद की जड़ जो है वो जमीन विवाद ही है, जिसे लेकर सरकार बेहद चिंतित भी है। पहले बेगूसराय से आई जमीन से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए और फिर खबर तो समझिए कि ये जंग समाज के लिए कितनी घातक और खतरनाक है। जल्दी फोन कर। रस्सी से बांधकर सरेआम युवक की पिटाई। युवक पर डंडे बरस रहे हैं, गोलियों की बौछार हो रही है। फर्श पर लेटा युवक दर्द से चिल्ला रहा है, लेकिन यहाँ मौजूद लोगों की आंखों में जैसे खून उतर आया है। ये मार रहे हैं और लगातार मारते चले जा रहे हैं। यहाँ मौजूद कोई भी इस युवक को बचाने की जुर्रत नहीं कर रहा है। सभी लोग तमाशबीर बने हुए हैं। आखिर कौन है ये लोग? इसे क्यों मार रहे हैं? इस युवक का कसूर क्या है? तो सुनिए मार खा रहे इस युवक के भाई की जुबानी पूरा सच, जो खुद तलवार की वार से खून से लथपथ अस्पताल में डर के साए में इलाज करवा रहा है। 10 दिन से चल रहा है। हम आवेदन थाना में दिए हुए थे और वो लोग का नाम है प्रदीप महतो, लेकिन सिंह लिखाते हैं, कोयरी है कुशवाहा, और राम लगन महतो और राम लगन का लड़का मिलन और राम उचित महतो, उसका बेटा है विकास कुमार, उसकी माँ है शोभा देवी और प्रदीप महतो। मुख्य विवाद सभी भाई हैं, सभी भाई मिल के मारा है। सभी में एकजुट होकर तलवार लेके आया है, काटने लगा, हमको काट दिया, हम जान बचा के भागे। हमें देख लीजिए वीडियो में, मेरे भाई को घसीटते हुए ले गया है अपने घर में, रस्सी से बांध के छत में लटका के मार रहा है। आप समझ गए होंगे कि पूरा मामला जमीन से जुड़ा है। 5 धूर जमीन की जंग तलवार तक पहुंच गई। पीड़ित रामप्रीत की माने तो दबंगों ने 1 कट्ठा जमीन में इनकी 5 धूर जमीन हड़प ली। कई बार पंचायत लगाने के बाद भी जमीन वापस नहीं दी। हैरानी की बात यह है कि पुलिस से शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस सोई रही। उससे पहले भी हम आवेदन दिए हुए थे थाना में, उससे पहले भी हम आवेदन थाना में दिए हुए थे। जमीनी विवाद लेके घर बना रहा था, थाना वाला एक बार आए थे, वो आके बोले बनाना नहीं है, जब तक नहीं होता है तब तक नहीं बनाना है।
फिर भी नहीं माना, वो बनाते रह गया। कि गई थाना में कहने के लिए, रिपोर्ट ले गई तो बोला भाई कागज़ तुम्हारा ठीक से लिखा हुआ नहीं है, दूसरा कागज़ लेकर आओ। वो आया थाना वाला और यहाँ कह के मना करके चला गया। सवाल है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? पुलिस ने इन्हें पिटने के लिए क्यों छोड़ दिया? पुलिस ने इस मामले में अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? बेगूसराय से न्यूज़ 18 के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए, बिहार में अगर सबसे ज्यादा कोई विवाद होता है तो वो विवाद जमीन से ही जुड़े हुए मामलों के तौर पर सामने आता है। बिहार में सबसे ज्यादा हत्या की वारदात जमीन विवाद में ही होती है। बिहार में जमीन विवाद का कारण जो है वो 60% हत्याएं हो रही हैं, जिसका जिक्र सरकार भी बार बार करती रही है और इसे लेकर अब बिहार सरकार कदम भी उठा रही है। बिहार सरकार नए सिरे से जमीन का सर्वे सेटलमेंट करा रही है। 2023 तक इस प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एनसीआरबी को आंकड़ों की बात, अगर इसके आंकड़ों की बात करें एनसीआरबी के, तो उसके मुताबिक हत्या के पीछे की सबसे ज्यादा वजह जो है वो जमीन विवाद ही है। 2020 में जमीन विवाद को लेकर 815 हत्याएं हुई थी। जमीन विवाद के मामले में बिहार जो है वो सबसे ऊपर है, यानी सबसे आगे स्थान इस वक्त बिहार का ही है, जिस वजह में जमीन को लेकर के हत्याएं और विवाद सामने आते हैं। और अब बात बिहार के तमाम डीएम को सीएम नीतीश कुमार के नसीहत की। आज सिविल सर्विसेज डे है और इस मौके पर पटना में नीतीश कुमार बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को मुस्कुराते हुए नसीहत भी दी और हिदायत भी। सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है। जितने भी हर जिले में डीआरसीसी है, उस डीआरसीसी में डीएम साहब लोग भी जाइएगा ना। अरे बोलिए ना जरा सा, कि खाली सुनिएगा मेरा बात। आप लोग खाली सब डीएम आए हुए हैं, जरा एक बार जरा डीएम लोग जाइएगा कि नहीं डीआरसीसी में? जरा हाथ उठा के बताइए, जाइएगा? चलिए, जा करके बैठ करके देख लीजिएगा। कहीं कहीं पता चला कि ये सब काम हम लोग करना चाह रहे हैं, जो लड़के लड़कियों के लिए हम लोगों ने समस्या की है कि उसका समाधान हो, तो अगर ठीक से कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो आपको ये भी हम आग्रह करेंगे कि जरूर जाके देखेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त जहानाबाद से आ रही है, जहां पर पुलिस टीम पर शराब कारोबारियों ने हमला कर दिया है। पुलिस टीम के ऊपर शराब कारोबारियों की तरफ से हमला किया गया है। घोसी थाना क्षेत्र के सोनवा मुसहरी टोला की यह घटना है, जहां पर पुलिस टीम के ऊपर ही हमला किया गया है शराब कारोबारियों की तरफ से। शराब कारोबारियों के हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है यहां से। और संवाददाता राजीव रंजन विमल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, आखिर ऐसा क्या हुआ जिस दौरान शराब कारोबारियों की तरफ से हमला किया गया? देखिए विवाह जहानाबाद का सुदूरवर्ती प्रखंड है घोसी, और वहाँ के सोनवा गांव में पुलिस को सूचना मिली थी कि वहाँ शराब कारोबार फल फूल रहा है। वही सूचना के बाद पुलिस की टीम वहाँ गई थी। सोनवा गांव मुसहरी टोला में अवैध शराब का कारोबार कई दिनों से चल रहा था, इसकी शिकायत मिल रही थी। पुलिस की टीम जैसे ही पहुंची, वहाँ लोगों ने उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिसमें 5 पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर है। हालांकि चोट बहुत ज्यादा नहीं है, पीएचसी में उनका इलाज कराया गया। इलाज कराने के बाद फिलहाल हालांकि वहां पर आधिकारिक रूप से बोलने के लिए कोई मौजूद नहीं है। पुलिस वालों से मैंने कोशिश की बात करने की, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन इतना साफ है कि पुलिस की टीम पर हमला हुई है, 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। राजीव, क्या ये लोग शराब कारोबारी हैं या फिर ग्रामीण ही हैं जो शराब का कारोबार बेधड़क यहाँ इन इलाकों में कर रहे हैं? विभा, एक्चुअली बात यह है कि शराबबंदी के भले ही 6 साल हो गए हों, लेकिन पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी शराब का कारोबार कहीं न कहीं जारी है। चोरी छुपे इसका काम जारी है, और ये ऐसा ही इस गांव में भी हो रहा था। इसकी सूचना पुलिस को मिली थी और उसी के आलोक में पुलिस की टीम वहां पहुंची थी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। धनबाद के चिरकुंडा के डुमरी जोड़ में 50 फीट सड़क धंस गई। ग्रामीणों की माने तो अवैध खनन के दौरान यह हादसा हुआ। गांव वालों ने इस खदान में कई लोगों के फंसने की आशंका जताई है, जबकि 45 मिनट तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद
रेस्क्यू टीम ने किसी के भी फंसे होने से साफ इनकार कर दिया है। चिरकुंडा के डुमरी डोज में धंसी जमीन, अवैध खनन के दौरान हादसा, हादसे में कई लोगों के दबने की आशंका। सुबह के 8 बज रहे थे। धनबाद के डुमरी जोड़ के लोग अपनी दिनचर्या में लगे थे, तभी जोर का धमाका हुआ और करीब 50 फीट के दायरे में सड़क कई फीट तक नीचे धंस गई। धंसा है तो अब उसके बाद देख लिया है, मशीन लगा के इन लोग थाना भी आया था, लगा के देख लिया है। तो माइनिंग में कोई फंसे होने के चांसेस है क्या? लग तो नहीं रहा। आप खुद इस तस्वीर को देखिए, कैसे ये सड़क धंसी हुई है। इसकी वजह से यातायात तो बाधित हुई है, कई गांव की बिजली भी चली गई। लेकिन बात सिर्फ सड़क धंसने तक ही नहीं है। आसपास के लोगों का कहना है कि इस भूधसान की वजह से अवैध खनन करने वाले 25 से ज्यादा लोग खदान में दब गए हैं। कितना लोग फंसे हुए हैं यहाँ? इसके अंदर कितना लोग फंसे हुए हैं? पता नहीं, बहुत आदमी है। देखिए, जिस तरह इनका कहना है कि बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, लेकिन कोई डर से आगे आना नहीं चाहता है, क्योंकि प्रशासनिक दबाव है, नेताओं का दबाव है कि अगर बोलेंगे तो फंसेंगे, और फंसेंगे तो जेल परिवार वालों। और अब खबर उन कारीगरों के लिए जिन्हें हुनरमंद होने के बावजूद कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। रिलायंस रिटेल लिमिटेड यानी कि RRL ऐसे स्टोर लॉन्च करने जा रहा है जो कारीगरों के प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित करने के लिए एक डेडिकेटेड केवल कारीगर प्लेटफॉर्म पर बनाए जाएंगे। इसमें एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स, हैंडलूम, कपड़े, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट और हैंडमेड नेचुरल प्रोडक्ट्स शामिल होंगे। गुरुवार यानी कि 21 अप्रैल को इसकी घोषणा रिलायंस रिटेल की ओर से की गई है, जिसमें बताया गया कि वे ऑथेंटिक हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट को प्रदर्शित करने और विश्व स्तर पर समृद्ध भारतीय आर्ट फॉर्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई नई पहल कर रहे हैं, जो न सिर्फ विभिन्न पारंपरिक भारतीय कला और शिल्प रूपों को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा, बल्कि इकोसिस्टम में हजारों कारीगरों और शिल्पकारों को स्थायी आजीविका भी प्रदान करेगा। भारतीय शिल्प को दुनिया भर के उपभोक्ताओं तक ले जाने के लिए नए नए प्लेटफॉर्म पेश किए जाएंगे। बता दें कि इस प्रोग्राम का नेतृत्व रिलायंस रिटेल के हस्तशिल्प ब्रांड यानी कि स्वदेश के तहत किया जाएगा और इस तरह का पहला स्वदेश स्टोर चालू वर्ष की दूसरी छमाही में खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। और अब आपको दिखाते हैं अलग अंदाज में केंद्रीय राज्य मंत्री देव सिंह चौहान का एक वीडियो। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान का ये वीडियो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा का है, जहां वो आदिवासी समाज के बीच पारंपरिक ढोल बजाते हुए दिखे। आदिवासी महिलाओं और पुरुषों के बीच मंत्री जी ढोल बजाते हुए जमकर थिरकते हुए दिखाई दिए। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की ये तस्वीर है, जहां पर मंत्री जी पारंपरिक ढोल नगाड़ा बजाते हुए और पारंपरिक परिधानों में नजर आए। आदिवासियों के बीच उनकी मौजूदगी थी। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री हैं देव सिंह चौहान। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।